हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एंड इट्स लोअरिंग। पहले हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? इसके नाम से ही आप आइडिया इतना तो आपको लग ही रहा है कि ये ऐसा कोई दाब है जो वाष्प के द्वारा लगाया जाता है। ऐसा कोई दाब है जो वाष्प के द्वारा लगाया जाता है या वाष्प के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वाष्प के द्वारा तैयार किया जाता है। तो वाष्प कौन से पदार्थ तैयार करते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं, वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर वाष्पीकृत होते रहते हैं। तो वाष्प तो उन्हीं की बनती है। तो आपको इतना भी ध्यान में आ जाना चाहिए, कुछ कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि वाष्प दाब जो तैयार किया जाएगा, वाष्प दाब जो बनाया जाएगा, वाष्प दाब जो लगाया जाएगा, वो वोलेटाइल सब्सटेंस जो है, वाष्पशील पदार्थ जो है, उन्हीं की देन होगा, उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए एक बीकर के अंदर आपने कोई लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट लिया है। हमें पता है सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर के ही होते हैं, क्योंकि लिक्विड अवस्था में ले रहे हैं हम सॉल्वेंट को, कोई सॉल्वेंट हम लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट है और वो भी कैसा है? लिक्विड है। मैं ये कह के चल रहा हूं आपसे, लिक्विड। अभी हम यहां से आगे हम सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेज में ही कंसीडर करेंगे। तो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसके अंदर सॉल्वेंट के अलावा और कुछ नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध सॉल्वेंट है। तो ये रखा हुआ है स्पीकर के अंदर। तो इतना तो हम जानते हैं कि अब सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो ये वोलेटाइल नेचर का होगा। किस प्रकार का होगा? ये वोलेटाइल नेचर का होगा। ये भी हम अभी यार आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो ये वोलेटाइल नेचर का होगा, तो फिर इसके कुछ अणु वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति रखेंगे, वाष्पीकृत होंगे। तो अगर ये वाष्पीकृत होंगे तो ये अणु वाष्प में बदलते बदलते जाएंगे, नीचे से वाष्प में बदलते जाएंगे और वातावरण में मिलते जाएंगे, वाष्प में बदलते जाएंगे और वातावरण में मिलते चले जाएंगे। धीरे धीरे, चाहे 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में, ये समस्त पानी के या लिक्विड के जो भी अणु हैं इस बीकर के अंदर, वो इवेपोरेट होकर के, वाष्पीकृत होकर के, होते 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 ये संपूर्ण लिक्विड, संपूर्ण सॉल्वेंट खाली हो जाएगा, संपूर्ण पदार्थ वाष्पीकृत हो जाएगा। लेकिन ये तो रही बात स्वतंत्र अवस्था में इसको रखने की। लेकिन अगर हम इसे रेस्ट्रिक्शन में रखें, जैसे अगर हमने इसको एक बेलजार के द्वारा कवर अप कर दिया है इस तरह से, मान लो हमने इसको एक बेलजार के द्वारा कवर कर दिया, तो मान लो इसकी सतह यहां तक थी, इसमें ये लिक्विड रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर जो अणु होंगे जिनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस लिक्विड स्टेज को छोड़ करके वाष्प अवस्था में बदलेंगे। आपको पता है कि वोलेटाइल पदार्थ होते हैं, उसके कण जो होते हैं, उसके अणु जो होते हैं, वो अपने आप ही वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो फिर इसके अंदर जो कण होंगे वो भी वाष्पीकृत होंगे, तो वो वाष्पीकृत होंगे तो वो वाष्प बनेगी उनकी, और वो वाष्प, लेकिन अब उन्हें खुला माहौल नहीं मिल रहा है, खुला वातावरण नहीं मिल रहा है, ऊपर से ढके हुए हैं बेलजार के द्वारा। तो इसलिए वो जो वाष्प अवस्था के कण हैं वो इस स्थान में, खाली स्थान में जो उनको मिल रहा है, इस बेलजार से कवर्ड जो खाली स्थान है, इसके अंदर वो वाष्प अवस्था के अणु भर जाएंगे। भरने के बाद क्या है कि वो इस बेलजार की दीवार से टकराएंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेंगे, इससे कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, उनकी ऊर्जा में लॉस होगा। तो जिससे क्या है वो लिक्विडेटेड हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगी, ऊर्जा में कमी आने की वजह से वो वेपर फेज से पुनः लिक्विडेटेड हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई होने से क्या है कि वो इस बेलजार की दीवार से पुनः कंडेंस होकर के, संघनित होकर के फिर से इस लिक्विड के अंदर गिरने लग जाएंगे। तो आपने देखा यहां पर 2 प्रक्रियाएं चलेंगी। पहली तो ये प्रक्रिया जो थी जिसके द्वारा ये लिक्विड स्टेज से वेपर फेज में पहुंचे, ये लिक्विड है इधर नीचे और ऊपर क्या है? वेपर है। दूसरी क्रिया वो है जिसके द्वारा ये वेपर कंडेंस होकर के नीचे लिक्विड स्टेज में आई। ये दोनों प्रक्रियाएं कंटिन्यू करेंगी तब तक ये दोनों अणु नीचे से ऊपर वेपर में जाएंगे, वेपर से अणु लौट। तो छात्रों
ये क्या है, यहां पर दो प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। लिक्विड स्टेज से मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे और वेपर फेज से मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में लौट करके आएंगे। तो इन दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। कौन सी? जब लिक्विड से अणु वेपर फेज में जाएंगे उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। और जब अणु ऊपर वाष्प अवस्था से दोबारा लिक्विड स्टेट में लौट करके आएंगे तो वो कौन सी अवस्था होगी? उसे कहेंगे हम, उस प्रक्रिया को कहेंगे हम कंडेंसेशन, संघनन। ये वाष्पन की प्रक्रिया है और ये संघनन की प्रक्रिया है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। दोनों भौतिक प्रक्रियाएं हैं, फिजिकल प्रोसेस है, चलती रहेंगी। कब तक चलेंगी? जब तक कि एक साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाए। तो उस साम्यावस्था पर क्या होगा कि ऊपर वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या और नीचे लिक्विड स्टेज में अणुओं की संख्या फिक्स हो जाएगी। ऑल्दो ये दोनों प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी दोनों प्रोसेस लगातार चलती रहेंगी, लेकिन अणुओं की संख्या इन दोनों प्रावस्थाओं में फिक्स हो जाएगी। उस अवस्था में जितने अणु इस वाष्प अवस्था में होंगे, उन वाष्प अवस्था के अणुओं के द्वारा इस लिक्विड स्टेज पर, लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, यानी साम्यावस्था की स्थिति में इस वाष्प अवस्था के अणुओं द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उसी प्रेशर को हम इस लिक्विड का वाष्प दाब कहेंगे, क्योंकि ये वाष्प इसी लिक्विड की थी। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? ये जो प्रेशर लग रहा है इसे हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। सपोज ए वोलेटाइल लिक्विड, फॉर एग्जांपल दिस इज प्योर सॉल्वेंट। सपोज ए वोलेटाइल लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए बीकर which is covered by a barrier. So now we see that in this liquid a small fraction of molecules will always possess sufficient minimum energy to escape this liquid state in the form of vapor. Since this is of volatile nature, then the molecules from the liquid stage due to their kinetic energy, greater kinetic energy, they will leave the liquid state in the form of vapor and they will fill the space available to them. Since the space available to them is finite, so these molecules in the vapor phase will hit the wall of barrier, they will collide with the wall of barrier, so they will lose some of their kinetic energy. तो उस स्थिति में जब इनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, so these molecules will return to the liquid state by a process known as condensation. Now these two processes, evaporation and condensation, will continue to attain an equilibrium situation, will continue to attain an physical equilibrium. So at the state of physical equilibrium, the pressure exerted by the vapor of that liquid to the liquid surface is known as the vapor pressure of that liquid which is contained in beaker. That's vapor pressure. अब हम बात करेंगे व्हाट इज इट्स लोअरिंग। वेपर प्रेशर की लोअरिंग क्या है? वाष्प दाब में कमी क्या? लोअरिंग मींस कमी या अवनमन। वाष्प दाब में आने वाली कमी की चर्चा करेंगे। ये तो वाष्प दाब की बात होगी। इसके बाद बात करते हैं वाष्प दाब की कमी। वाष्प दाब में कमी का क्या मतलब है? इसके लिए वाष्प दाब की कमी को समझने के लिए हम दो उदाहरण लेकर के चलते हैं। एक पहले एग्जांपल में हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट, हम जानते हैं सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और दूसरा हम यहां एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जो कि हम जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है। अब इतना भी हमें पता है कि सॉल्यूट नॉर्मली सॉलिड स्टेज में ले रहे हैं तो वो सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट जो होगा वो कैसा होगा? वोलेटाइल। तो अब यहां हम देखते हैं, जैसे इस बीकर में मान के चलिए प्योर सॉल्वेंट जो लिया है आपने, प्योर सॉल्वेंट, उसके मान लो आपने 1000 मॉलिक्यूल्स या 1000 अणु लिए हैं, इसको कवर अप कर दिया है।
अब मान के चलिए इसमें से 10% इस वेपर फेज में जाते हैं वाष्प अवस्था में, 10% मोल्स वेपर फेज में आ गए, यानी 1000 में से जब 10% वाष्प अवस्था में आएंगे, तब की बात कर रहा हूं मैं, जब इन दोनों में वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, तो उस साम्यावस्था स्थापित होने के बाद हम इतना तो जानते हैं कि जो अणु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चले गए हैं तो उनकी संख्या फिक्स हो जाती है। तो फिक्स हो गई। मान के चलिए कि यहां से 10% अणु जो है, या 1000 में से 100 मॉलिक्यूल्स जो है, 100 मोल्स जो है, वो वेपर फेज में पहुंच गए। तो नीचे कितने बचे हैं? अब 900 बचे होंगे, बचा रहे, यहां पर 100 मोल्स हो गए। अब इन 100 मोल्स के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं इधर दूसरे एग्जांपल की, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने A प्लस बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर के कोई विलयन बनाया। सपोज यहां सॉल्यूट हमने 100 मोल लिया है, सॉल्वेंट हमने 900 मोल्स लिया है, और ऊपर से इसको कवर अप कर दिया है। अब इसमें जो फिजिकल इक्विलिब्रियम बनेगा, भौतिक साम्य स्थापित जो होगा, वाष्पन और संघनन प्रक्रियाओं यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में जो साम्यावस्था स्थापित होगी, उस अवस्था में मान लीजिए यहां पर भी 10% मोल वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, 10%। तो अब आपको गौर करना है, ये जो 100 मोल है ये तो नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये तो सॉल्यूट के हैं, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल तो इवेपोरेट होगा नहीं, वो तो ऊपर जाएंगे नहीं। ये वोलेटाइल है, तो ये जो वोलेटाइल है ये इवेपोरेट होंगे, तो माना इसके भी 10% इवेपोरेट होते हैं, तो 10% इवेपोरेट होंगे, तो 900 में से 90 या 90 मोल्स वेपर फेज में आएंगे, जो कि प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो आप देखते हो कि जब हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, उस सॉल्यूशन के अंदर जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर जो विलयन का टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है, उस टोटल वेपर प्रेशर के अंदर इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कोई योगदान नहीं है, सिंस दिस इज नॉन वोलेटाइल, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वही वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर के हैं। अब मान के चलो दोनों में ही, इधर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, उसके 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1000 मोल्स लिए थे, तो उसमें से अगर 10% वेपर फेज में गए तो वो कितने रह गए? 100 मोल्स ऊपर पहुंच गए। यहां अगर 10% ऊपर जाएंगे तो 900 में से केवल 90 मोल ही ऊपर जाएंगे, ये 100 मोल्स तो जाएंगे नहीं ऊपर, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है। तो ऐसी कंडीशन में यहां विलयन पर जो वाष्प दाब क्रिएट किया जाएगा विलयन की सतह पर, वो इन 90 मोल्स के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, और जबकि यहां प्योर सॉल्वेंट में जो वाष्प दाब क्रिएट किया जाएगा वो इन 100 मोल्स की वजह से क्रिएट किया जाएगा। तो ज्यादा अणुओं के द्वारा वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, कम अणुओं के द्वारा वाष्प दाब कम बनेगा। तो फिर इतना तो क्लियर है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो यही हम लोअरिंग कह रहे हैं। जब भी किसी शुद्ध विलायक से उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके विलयन तैयार किया जाता है, तो उस विलयन के बनने पर उस विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक की तुलना में कमी आ जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी विलायक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जो वाष्प दाब होगा, वो शुद्ध विलायक की तुलना में हमेशा कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होता है। अब सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मान के चलिए if a solution is prepared by mixing a non-volatile solute into a volatile solvent, so in this case we see that the total vapor pressure of solution will be only due to the volatile nature of solvent only, since solute is non-volatile. So in this case the total vapor pressure of solution
will be made by solvent only and no contribution of vapor pressure to the total vapor pressure will be made by non-volatile solute. So we can easily understand that the vapor pressure of solution is always less than pure solvent. So this is called the lowering of vapor pressure lowering. अब मान के चलिए कि हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस के द्वारा और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पीबी के द्वारा, क्योंकि बी को हम सॉल्वेंट लेते हैं, बी को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान करनी है, ये बी यहां पर अपनी शुद्ध अवस्था में प्योर सॉल्वेंट है। कैसा है ये? प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर अन्य कोई चीज नहीं मिली हुई है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है। तो शुद्ध अवस्था को डिनोट करने के लिए उसके वास्तव में हम नोट या P0 कह लें, उसको बोलेंगे आप P0, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। P0B is the vapor pressure of pure solvent. P for pressure, B for B component, B is the solvent, and 0 represent its pure stage. यहां पर जो B है वह अपनी शुद्ध अवस्था में है, इसलिए इसको हम P0B कह रहे हैं। अब सॉल्यूशन तो शुद्ध होता नहीं, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ मिक्स किया हुआ रहता है। तो अब सॉल्यूशन के हम वेपर प्रेशर को, ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ है यहां पर, उसको हम पीएस कह रहे हैं। तो अब आप अपने अंदाजे से ही इस बात को बताइए कि पीएस का मान ज्यादा होगा या P0B का मान ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है P0B का मान ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर वाष्प दाब ज्यादा क्रिएट किया गया था, यहां पर वाष्प दाब कम क्रिएट किया गया था। तो हम इतना तो समझ गए कि P0B इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अब कितना अधिक होता है? इतना अधिक होगा साहब P0B माइनस PS। भाई इन दोनों का अंतर निकाल, इसमें से इसे घटा देंगे तो वो अंतर निकल आएगा कितना अधिक है। और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कितना कम है, वो भी यही है। तो जो कमी आई है वाष्प दाब में, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P0B माइनस PS। दिस इज वेपर प्रेशर लोअरिंग या वाष्प दाब में अवनमन। P0B माइनस PS को ही हम वेपर प्रेशर लोअरिंग या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब यहां नया टर्म आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में क्या है, हम आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या करेंगे हम? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में यह कमी कितनी हुई है, कितनी कमी है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। तो यानी इस वाष्प दाब के अवनमन का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ में हम जो अनुपात निकालेंगे वही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। वाष्प दाब अवनमन का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ अनुपात जो होता है वही उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P0B माइनस PS अपॉन P0B। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी विलयन के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन जो है वह उस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। यह है वाष्प दाब अवनमन।